नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। आज बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की और बात उस नेता की जो कुछ वक्त पहले तक बिजली का एक नंगा तार लगता रहा, यानी जिसने छू लिया वो जल गया। लेकिन राजनीति अरविंद केजरीवाल के अनुभव से ज्यादा बड़ी साबित हुई। बनारस आते आते ये आग राख में बदल गई। राजनीति में दोबारा मौका, और वो भी जल्द, कम ही मिलता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी चुनौती को एक बार फिर पुख्ता किया है। आज देखेंगे आखिर कहां से मिलती है उनको यह ताकत, और क्या इस तरह की नुक्कड़ सभाएं बड़ी बड़ी रैलियों का जवाब हो सकती है। कौन है उनके समर्थक, होगी पड़ताल। और इस समय हम लोग गांधीनगर में हैं। अरविंद केजरीवाल की यहाँ रैली आप देख सकते हैं, अभी कुछ ही देर पहले खत्म हुई है। ये सीट पहले अरविंदर सिंह लवली की थी, जो कांग्रेस के नेता हैं। इस बार यहाँ आम आदमी पार्टी मुकाबले में। ये बताइए कि आप लोग आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। ये लोग तो ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो ऐसी जगह से पैसा लेती है जिसका पता नहीं उन कंपनियों का। पिछले दिनों ये खबर आई कि 50 लाख रुपया उन्होंने लिया ऐसी जगह से जो जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ थी, वहाँ कोई रहने वाला नहीं। ये अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं अब बाहर कंपनियां पैसे दे रही हैं। जरा इनसे बीजेपी वाले और कांग्रेस से तो पूछिए इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा। और सर एक बात हो रहा है, चलिए एक मिनट, अगर इनकी बात मान लें कि भाई इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है ये भी चोर हैं, हम भी चोर हैं। ये तो बिल्कुल गलत होगा। और मैंने पहली बार देखा राजनीति के इतिहास में कि कोई एक्यूज जो वो खुद सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है, खुद एसआईटी की जांच करवाना चाहता है कि मैं अपने चंदे को किसी भी सरकारी संस्था से जांच करने के तैयार हूं। ये काबिले तारीफ है, जो राजनीति के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। आपको लगता है कि पैसा ऐसे ही ले लेना चाहिए किसी से भी बिना जांच किए हुए? जी सर, ये बिना जांच के पैसा लेना तो गलत है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी चुनाव की व्यवस्था के कारण आम आदमी पार्टी शायद वहाँ जा नहीं पाई हो और पैसे के बारे में पता नहीं कर पाई हो। और सबसे बड़ी बात है, दूसरी पार्टियों को ये कैसे पता चला कि 50 लाख का चंदा ऐसे गलत सोर्सों से आया है। मुझे लगता है ये पूरी तरह से प्लांट की हुई साजिश है। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा एक मीटिंग में कि मैं बनिया हूं और मैं जानता हूं व्यापारियों की क्या मुश्किलें हैं। क्या इस तरह की बात करनी चाहिए? नहीं तो क्या बनिया होना गुनाह है क्या? तारीफ ही तो करिए। बनिया होना गुनाह है क्या? अगर उनको किसी समाज के बारे में समस्या पता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको नहीं लगता कि अगर केंद्र में सरकार हो और राज्य में दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार हो तो काम और सहूलियत से होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, जिसकी वजह से अच्छाई की कंपटीशन हो। आज देश की पूरी राजनीति उन्हीं लाइनों पे चल रही है जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी लाइन खींची है। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की बात की, पूरा देश भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। केजरीवाल बात बात पे पलट रहे हैं, तो कैसे आप उस पर भरोसा करेंगे ऐसे व्यक्ति का जो बात बात से अपनी बात पर पलटता है? सर, एक चीज होती है गलती जो जानबूझ के नहीं की जाती है, और एक चीज होती है जो जानबूझ के किया जाता है जिसको बोलते हैं गुनाह। तो अरविंद केजरीवाल ने गलती की है, गुनाह नहीं किया। अरविंद केजरीवाल पर और बात करने के लिए इस समय हमारे साथ उनके विरोधी जोरदार तरीके से बात करने वाले सांसद और दिल्ली चुनावों के प्रभारी प्रभात झा जी हैं। प्रभात जी, आपका स्वागत है। ये बताइए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो इतने बड़े दिखाई दे रहे हैं उसमें आप लोगों का बहुत हाथ है। आपने प्रधानमंत्री को उतारा, उन्होंने लंबा उन पर हमला किया, आपने मंत्री पूरे उतार दिए, तो आप बेसिकली उसको प्रोफाइल दे रहे हैं, उसको हल्के में नहीं ले रहे हैं आप लोग। नहीं, हल्के में इसलिए नहीं ले रहे हैं देवांग जी क्योंकि वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। अगर वो पॉलिटिशियन होते, पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते तो कभी ऐसा नहीं होता। तब तो आपको और आसान होना चाहिए था। नहीं, आसान नहीं है। हमने जब पहले दिन से कहा कि वो अराजक है, राजनीति की पेचीदगियां वो नहीं जानते, राजनीति के दर्द को नहीं जानते हैं, वो कोई समाज सेवा करने नहीं आए हैं, वो एक हड़पना चाहते हैं कि कैसे भी बन जाए। जब आप प्रधानमंत्री को उतारते हैं और 4-4 रैलियां करवाते हैं, सब मंत्रियों को उतारते हैं, तो आप एक तरीके से जो काम सुई से हो जाता है वो आप तलवार इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक भाव दिखाई दे रहा है। नहीं, चुनाव है ये, और मैंने पहले कहा कि ये चुनाव दूसरे प्रकार का है। ये दिल्ली का चुनाव है जहां 16 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है। हमारी पूरी कोशिश है, और अमला है ना, लोग है ना, आज मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, क्यों नहीं लगाएंगे हम?
क्या इन सबको बिना लगाए हम हार जाएं? पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब ये पोस्टर आया कि अरविंद केजरीवाल बनाम कौन, ठोस जवाब जो आप लेकर आए वो किरण बेदी लेकर आए। निश्चित तौर पर किरण बेदी उस जमात से भी है, 40 साल से दिल्ली की सेवा की है, और यह नाम आया दिल्ली की जनता की ओर से। और जब दिल्ली की जनता की ओर से ये नाम आया तो भारतीय जनता पार्टी अपने विस्तार में विश्वास रखती है और लोगों को लाने में विश्वास रखती है। क्या जो आपके मन के अंदर का डर है कि एक तरीके से कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, फिर क्या, उसका एक तरीके से आपको जवाब दिखाई देता है अरविंद केजरीवाल में, इसलिए आप इतनी ताकत देखिए, अरविंद केजरीवाल कोई प्रॉब्लम, मैं फिर कह रहा हूं आपको, क्या ये बनारस गए कुछ कर पाए? जो एनार्किस्ट कहता है अराजक है। अराजक से लड़ना और राजनीतिक दल से लड़ना दोनों अलग चीज है। और ये एक अच्छा, मरता क्या नहीं करता, वो कुछ भी करने को तैयार है। आप देख रहे हैं किस तरह की फंडिंग कर रहे हो, किस तरह से लोग, एक छुपा हुआ व्यक्ति है जो समाज से बहुत चीजें छुपा के रखा हुआ है। हमारा काम है समाज को लगाना। बात रही, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनौती मानकर लड़ रहे हैं, हमको आगे का रास्ता तय करना है, इसलिए हमने दिल्ली चुनाव को इतना महत्व दिया है। क्या आपको लगता है कि जो एक लड़ाई होती थी पहले कांग्रेस बनाम बीजेपी की, उसमें जिस तरह की चतुराई, जिस तरह की तेजी, जिस तरह की पैंतरेबाजी, जिस तरह का खेल, जिस तरह का जोश आप में दिखाई दे रहा था आपकी पार्टी में, बीजेपी में, वो अब नहीं दिखाई दे रहा। जब आप आम आदमी पार्टी से खेल रहे हैं, आप जो भी चाल चलते हैं उसको वो घुमाते हैं और फिर आप उसकी सफाई देते हैं, तो आपकी हालत वही हो गई है जो कांग्रेस बीजेपी में कांग्रेस की हुआ करती थी। क्या ये सत्ता की वजह से है? क्या उसकी वजह से आप लोग ढीले पड़ गए? क्या इसकी वजह क्या है? क्यों ऐसे आपको ढीले पड़ गए? देवांग जी, देखिए, फिर मैं आपके चैनल पे पहले भी कहा कि सिवा 10 तारीख के कुछ भी नहीं हो सकता है। और 10 तारीख को ही इसका सब बातें सामने आएंगी। जितने भी जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, सिरे से सभी के सभी मतलब वैसे नहीं जा रहे जैसे आप उम्मीद करते होंगे। सर्वे में मैं हमेशा, हर सर्वे को मैं मेहनत का, परिश्रम का फल मानता हूँ। अब आप मुझे बताइए, सर्वे ये कह रहा था कि 5 लोकसभा जीतेंगे हम। किस सर्वे ने कहा था, एक छोटे से सर्वे को छोड़कर, कि बीजेपी को 282 सीटें मिलेंगी? सवाल ये नहीं है। अगर सर्वे ने कुछ आगाह किया है तो हम लगता है अभी समय हम निकालेंगे, लेकिन मैं यह भी कहूं कि जमीनी सर्वे एक बार और करना चाहिए, देखना चाहिए लोगों को। हम जमीन पर हैं पूरी ताकत से और शिद्दत के साथ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सरकार। पर इसमें क्या आपको नहीं लगता कि किरण बेदी एक फैक्टर रहा? कतई नहीं। आप ये देखिए कि उनके साथ जो काम कर रहे थे, 30 साल से आपकी पार्टी में थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया, कहा कि नहीं, जरूर वापस ले लिया इस्तीफा, पर एक बार को दिया तो सही, एक खटपट तो है कहीं। देखिए, जरा सी कोई बात अगर होती है, मान ली, क्या इसलिए दिया उसने? उनका किरण बेदी से कोई लेना देना ही नहीं था। पर उन्होंने कहा कि किरण बेदी की जो सेक्रेटरी हैं, वो उनको जलील करती थी। आज के युग में कोई भी संगठन जी जरा भी कोई बात करेगा, जरा सी कोई बात करेगा, वो आजकल सीधे हाइप पर आता है। वो जानता है लड़का कि किस तरह से पॉलिटिकल हाइप पकड़ना चाहिए, इसलिए उसको सबने पकड़ा। राजनीतिक तौर पर मैं कोई आरोप लगाऊं, मैं किस पर लगा रहा हूं, ये देखना पड़ेगा, इसलिए मैं उस बातों को महत्व नहीं देता। मेरा अंतिम सवाल, और ये एक बहुत अच्छा सवाल नहीं है चुनाव के माहौल में, अगर मैं आपसे पूछूं कि अरविंद केजरीवाल की एक खासियत कोई है तो वो आपको क्या लगती है? एक विरोधी के तौर पर आप क्या कहेंगे? झूठ बोलकर गुमराह करने का सबसे जबरदस्त ताकत उस व्यक्ति में है। और किस तरह से ये तो खासियत नहीं हो सकती, ये तो बुराई है उसकी। नहीं, ये बुराई नहीं है। ये लोकतंत्र में जनता समझती है, जनता के लिए बुराई है, लेकिन झूठ पर आधारित आप और उसका झूठों का बादशाह अरविंद केजरीवाल। मैं अरविंद केजरीवाल को नटवरलाल कहता हूं, सीधे सीधे राजनीति का नटवरलाल केजरीवाल। चलिए, ये प्रभात झा हैं, सांसद हैं, अपने ढंग से और अपनी मजबूती से अपनी बात कहते हैं, विरोधी हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बात रखी है अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल का बचाव करने के लिए इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास हैं। कविता करते हैं और बहुत बेबाक तरीके से बोलते हैं, विरोधी तरह तरह की बात बता रहे हैं। यानी चोर तो आपने सुना, आज बोल रहे हैं कि साहब ये तो झूठों के बादशाह हैं, नटवरलाल हैं। क्या कहेंगे आप विरोधियों के लिए? देखिए, जब जब आप संवाद में दरिद्र होते हैं, जब जब आप कथ्य में कमज़ोर होते हैं, तब तब आप अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। भदोही के सांसद ने हरामखोर कहा अरविंद केजरीवाल को, कि वो हरामखोर फिर दोबारा काशी नहीं आया। नूपुर शर्मा विदेश से पढ़ी हैं, हम तो छोटे स्कूलों से पढ़े, उन्होंने बंदर कहा।
कल निर्मला सीतारमण जी विदुषी महिला हैं, उन्होंने चोर कहा, प्रधानमंत्री ने बेईमान कहा। दिल्ली का एजेंडा ये तो नहीं है, दिल्ली इस तरह के संवाद की उम्मीद नहीं रखती। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने सत्ता तो ट्रांसफर की ही की, भारतीय जनता पार्टी को अहंकार भी ट्रांसफर कर दिया। और जो मध्यम वर्ग है वो इसका बड़ा ऑफेंस लेता है, वो इस पर बहुत नाराज होता है। तो एक नैसर्गिक नाराजगी भाजपा के प्रति दिल्ली के मध्यम वर्ग में बैठ गई है, जिससे वो बौखला गए हैं। ये बात भी सही है कि आपने जब इस्तीफा दिया, हाँ, आपने तब लोगों से बात नहीं की, गलती थी। तो आपने जहां आपको छूट किया आपने बात लोगों से की और आपने बात नहीं की। वो जब छोड़ा उस गलती को 1000 बार। भारतीय राजनीति में ये शुभ अध्याय भी कभी नहीं आया कि सार्वजनिक जीवन में की गई एक राजनीतिक भूल को सारी पार्टी के पूरा काडर ये स्वीकार करे, हाँ साहब ये गलती हुई, आपसे पूछना चाहिए था। और जनता इस पर मुग्ध है, क्योंकि आज तक लोगों ने ना कत्लेआम के 84 की माफी मांगी इस देश ने, ना गोधरा पर माफी मांगी इस देश ने, ना कॉमनवेल्थ पे माफी मांगी इस देश ने। लेकिन एक व्यक्ति ने जनता के पास ना जाने की गलती की और उसने कहा साहब गलती हो गई, आगे से एक आप ये गलती मान रहे हैं, अरविंद भी मान चुके इस गलती को। मैं ये पूछ रहा हूँ कि फिर आपने बात की जाति की कि भाई जाति का खेल मत कीजिए। अरविंद ने खुद कहा मैं बनिया हूँ, जानता हूं आपकी हालत। अब आप ये कहेंगे कि साहब ये तो साधारण बोला ही जाता है, पर मैं कह रहा हूं कि जो उसमें लिखा हुआ है उपद्रवी गोत्र, वो भी तो आपने भी तो उसको देखिए। नहीं, मैं सवाल बदल रहा हूं, सवाल में स्पिन आ रहा है जैसे आप लोग स्पिन करते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि आप जानते हैं कि चुनाव के मौके में हर चीज को स्पिन किया जाता है ना। हम ये नहीं जानते। आप लगातार स्पिन कर रहे हैं, बीजेपी भी स्पिन कर रही है, तो इसमें ये तो स्पिन आएगा ना कि आप जाति की बात कर रहे थे जब आप ऐसी बात करते हैं। मैं बचपन से जो किताबें घर में पढ़ता था अपने पाठ्यक्रम के अलावा, उनमें चंदा मामा एक किताब होती थी। मैं बचपन से वहां कहानियां पढ़ता था। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। मेरी चेतना में ये घुसा हुआ है कि ब्राह्मण गरीब है। अब मैं क्या करूं, उस पत्रिका को पकड़ लूं जाकर। ये इस देश के देशज मुहावरे हैं कि मैं बनिया हूं तो व्यापार जानता हूं, मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे ये बीजेपी का कहना है कि ये तो मेटाफर है, आप तो कवि हैं, मेटाफर समझते हैं, समस्याओं का समुंदर है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि पानी चलाएगा वहां पर। नहीं, ये वो कह रहे हैं इसी तरह से ये एक तरीके से मेटाफर है कि भाई उपद्रवी गोत्र, आप उसको लिटरल मीनिंग लेकर आप उसकी स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब आप उस आदमी को नंगा बिठाते हैं कुछ पत्तों के ऊपर, जब आप जीवित अन्ना हजारे जी को, जो गांधीवाद के बड़े प्रतीक हैं, गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन उनकी फोटो पर माला चढ़ा देते हैं, जब आप उसके छोटे छोटे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, एक लड़की है उसकी बड़ी, उन्होंने बड़ी लड़की बनाई, एक लड़का है छोटा, वो लड़का, और बना कौन रहा है वो आदमी बना रहा है जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का कार्यकर्ता था, कार्टूनिस्ट था, जो बाद में बीजेपी का मेंबर हो गया। इसका मतलब उन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं जो आईएससी परिवार है, आम आदमी परिवार के निकट रहे हैं, जो उसके घर परिवार की बातें जानते हैं। कि बात तो ये भी कह रहे हैं कि भाई अब आप लोग, और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल, चूंकि प्रोग्राम उन पर है, अब बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक होने वाले हैं। वो एक तरीके से खुद ही सारे फैसले करेंगे, डिक्टेटर टाइप हो जाएंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे। और जैसा आप कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत आ गया तो और भी ज्यादा, मतलब वो तो अब काबू ही नहीं आएंगे। कि बात तो ये भी कह रहे हैं कि भाई अब आप लोग, और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल, चूंकि प्रोग्राम उन पर है, अब बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक होने वाले हैं। वो एक तरीके से खुद ही सारे फैसले करेंगे, डिक्टेटर टाइप हो जाएंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे। और जैसा आप कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत आ गया तो और भी ज्यादा, मतलब वो तो अब काबू ही नहीं आएंगे। दूसरे अरविंद पर जो ऑटोक्रेसी का आरोप लगाते हैं लोग बाग, पर ऐसा आरोप लगता है, लगाते और जो लोग छोड़ के जाते हैं वो सबसे पहले यही बात कहते हैं। और वो भाजपा में काम करते हैं जहां लालकृष्ण आडवाणी तक को कोने में भेज दिया जाता है, वो कांग्रेस में काम करते हैं जहां राहुल गांधी के अलावा किसी से नहीं जाते। आप देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल ऑटोक्रेट होंगे तो मुझ जैसे व्यक्तिमान नहीं रह पाएगा एक मिनट के लिए। मैं अपनी स्वतंत्र आवाज बाहर भी रखता हूं, भीतर भी रखता हूं। अगर मैं अपनी रैली में या अपने कवि सम्मेलनों में संदर्भित किसी राजनीतिक प्रसंग को करता हूं तो उसमें अरविंद पे भी टिप्पणी करता हूं। और आपके बारे में तो हमेशा कहा जाता है कि आप आते जाते रहते हैं। नहीं, मैं वही रहता हूं, ये आप कहते हैं, मैं लगातार मारता। फिर मैं कहता हूं भाई, ना तो मेरे पिताजी प्राइम मिनिस्टर, ना मेरे किसी भाई के बिजली के मीटर की कंपनी, तो मुझे तो कार्यक्रम करने पड़ेंगे ना, कवि सम्मेलन शोज करने पड़ेंगे। लेकिन ऑटोक्रेसी के खिलाफ इस आंदोलन का जन्म हुआ है। अगर अरविंद केजरीवाल ऑटोक्रेट होंगे तो इस पार्टी में बड़ी आवाजें उनके खिलाफ भी खड़ी होंगी। कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा सबसे पहले, और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनके चारों तरफ ऑटोक्रेसिक बिहेवियर को प्रमोट करने वाले लोग या स्थितियां कभी ना बने। एक ऐसी पार्टी जिसके स्वयं लोग बोलते हैं कि भाई हमें 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए का चंदा देने वाले बहुत लोग हैं। 50 लाख रुपए कोई चंदा दे रहा है, 4-4 चेक दे रहा है,
क्या इतने भर से चल जाएगा कि नहीं, हमने पैन नंबर देख लिया था और हमने उनका चेक से आया था तो ये चल गया था? मैं आपसे ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, क्या इतना भर काफ़ी है? या ये कहना कि भाई आप हमें बताइए कौन सी धारा लगती है? जब आप धारा लगने वाली बात करते हैं, जो आपके प्रवक्ता लोग कर रहे हैं कि भाई संविधान नहीं है, बात मॉरलिटी की है। हाँ, जब आप धारा की बात करते हैं इसका मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है हमने किया होगा पर धारा बताइए। हम कांग्रेसी तर्क नहीं देंगे, बिल्कुल भी वो कांग्रेसियों के तर्क है। पर ये दिया आपके लोगों ने मैं आपको बता रहा हूँ, अवाम ने जो चेक कल दिखाए, उन चेक की एक ऑनर परसों जैसे उन्होंने कल दिखाए, कल फ्लाइट पकड़कर वो दिल्ली आज सुबह पहुंच गई, जसकीरत कौर। आज उन्होंने बाइट दिए चैनल को, उन्होंने अपने ट्रांजेक्शन 3 महीने के बताए। उन्होंने कहा है कि मैंने ये पैसे दिए हैं और मैंने इनसे मिली भी नहीं, ना कि इससे बात करा। मुझे लगा ये लोग लड़ रहे हैं और ये मेरा भारतीय कार्ड है जिसके कारण मैंने पैसे दिए, भारतीय पासपोर्ट है। अब क्या करेगी अवाम? माफी मांगेगी? उस महिला ने डिफेमेशन का सूट फाइल करा है, वो वित्त मंत्री जी से भी नाराज है। वो कह रही है कि हम लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं पासपोर्ट लेके, दिन रात मेहनत करके भ्रष्टाचार मुक्ति में अगर कुछ पैसे दे रहे हैं तो आप हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, हम हवाला कहेंगे आप। वो उनसे भी नाराज है। इस बात का कौन जवाब दे? अरविंद केजरीवाल की एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी भावुकता, जिस पर उसे काबू रखना है। दूसरा, सहज विश्वास कर लेना, वो किसी भी व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है। दिल्ली में जो लड़ाई अरविंद केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी के तौर पर शुरू हुई थी, वो बीजेपी की चालों, बीजेपी की रणनीति की वजह से अब बढ़कर अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी होती दिख रही है। हालांकि इससे केजरीवाल के लिए चुनौतियां तो बढ़ी हैं, लेकिन अवसर भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हालांकि ये लड़ाई आखिरी वोट डालने तक चलेगी, लेकिन फिलहाल दिल्ली से कुहासा राजनीतिक धुंध हटती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल्स की माने और जमीनी हकीकत को देखें तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बीजेपी के अजेय होने के मिथक को तोड़ सकते हैं।